फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको पता ही है, आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस हैं वो रात 8 बजे से लगातार चल रही हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किया गया है और एक बार फिर से अलग से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा बहुत जल्दी, जैसे ही आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही ये जो पीडीएफ फाइल है ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिलेगी, वहीं पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर आपको डीएलएड वीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं वो जुड़ जाए हमसे, और जो पुराने भाई बहन हैं वो वीडियो को शेयर करने अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कल तक हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, 30 क्वेश्चन देख लिए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये तो आपको बता ही दिया था कल, जॉन ड्यूवी ने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। लेकिन शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया भैया ये किसने कह दिया आप? ठीक है, तो ये द्विमुखी प्रक्रिया, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा आता नहीं है प्रश्न आपका परीक्षा में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है जब आपके कोर्स में बताया गया। तो जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसी? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, जॉन ड्यूवी। ठीक है, जॉन ड्यूवी, इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये कथन रॉस का है। ठीक है, ये कथन किसका है? रॉस का है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये वाला कथन किसने कहा है? तो ये आपको याद रखना है, ये कथन रॉस का है। अगर कथन आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो निश्चित रूप से कथन आपको सारे याद हो जाएंगे। आप तो घबराइएगा नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कई बार रिवीजन कराई जाएगी, तो कोई भी कथन आपसे छूटेगा नहीं। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो शिक्षा प्रक्रिया को आपको 3 भागों में विभक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, ये कथन किसका है? शिक्षा का जो सबसे उद्देश्य है और ये जो कार्य है वो मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, प्रशिक्षित करना है, ये कथन किसका? ये कथन प्लेटो का है। किसका? प्लेटो का है, ये आपको याद रखना है। अगला कथन, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि समाज विहीन जो व्यक्ति है वो कोरी कल्पना है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज के विहीन जो व्यक्ति है वो एक कोरी कल्पना है के समान है। ठीक है, तो ये कथन किसका? यह कथन रेमंड का है, ये आपको याद रखना है। ये कथन किसका है? ये कथन रेमंड का है। समाज विहीन व्यक्ति जो है वो कोरी कल्पना है। ठीक है, तो ये कथन किसका है आपका? ये रेमंड का है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपका 37, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये कथन किसका? ये पिस्टोलॉजी का कथन है। किसका? पिस्टोलॉजी का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कथन किसका है? पिस्टोलॉजी का कथन है ये। ठीक, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद अगला सवाल है पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये वाला कथन किसका है? तो ये कथन है लॉक का। ठीक है, ये कथन किसका है? लॉक का है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो ये कथन किसका होगा? ये कथन है लॉक का। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन जॉन ड्यूवी का है, जैसे कि आपको पता ही होगा अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन 3 चीजों को इन्होंने जो प्रक्रिया है वो माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका कथन है? ये जॉन ड्यूवी का कथन है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, और जॉन ड्यूवी ने ही मैंने आपको बताया कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया बताते हैं, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताते हैं, जिसमें शिक्षार्थी, अध्यापक और पाठ्यक्रम शामिल रहता है।
तो ये जॉन ड्यूवी का कथन है, आपको याद रखना। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, मानव जीवन के कौन कौन से दो पक्ष हैं? मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं? प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। ये मानव जीवन के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष कौन सा? शारीरिक, और द्वितीय पक्ष आपका होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका, विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? ठीक है, वैदिक काल की जानकारी यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है। तो विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक का 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, ये आपको रखना है याद। ठीक है, बिस्मिल्लाह संस्कार किस उम्र में किया जाता था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो किस उम्र में किया जाता था? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था उस समय आपका बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 42। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको यहाँ पर देखना है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? जो पाश्विक प्रवृत्तियां होती हैं उनसे ऊंचा उठाने का कार्य करती है शिक्षा। ये कहा किसने? उस शिक्षा शास्त्री का आपको नाम बताना। तो ये कथन जो है वो अरस्तु का है। किसका? अरस्तु का ये कथन है, शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। अरस्तु का कथन है, ये आपको रखना है याद। अगला सवाल है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी एक पुस्तक है, एक किताब है। इस पुस्तक के राइटर कौन है? ये आपको रखना है याद। तो ये किसकी किताब है? एडम्स की। किसकी? एडम्स की। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। ठीक है, ये किसकी किताब है? एडम्स की किताब है। उन्होंने इस किताब को लिखा है और आपको ये रखना है याद। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, जॉन एडम्स, ये जॉन एडम्स की बात की जा रही है जिनकी ये किताब है इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ कौन से बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं, जिसमें एक हो गया आपका अध्यापक और छात्र। 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका अध्यापक और दूसरा छात्र। ठीक है, और जॉन ड्यूवी ने 3 बताए हैं। ठीक है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसमें आपका अध्यापक हो गया, छात्र हो गया, और तीसरा उन्होंने बताया पाठ्यक्रम, यानी कि कोर्स, सिलेबस, कोर्स भी उसमें इंक्लूड किया। किसने? जॉन ड्यूवी ने। तो ये यहाँ पर अंतर है जॉन एडम्स में और जॉन ड्यूवी में। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 45 नंबर का ये सवाल है, आप देख पा रहे होंगे। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा की जो प्रक्रिया चलती है इसमें हमारा जो समाज होता है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कथन किसका है? ये किसका कथन है पूछा जा रही है, किसने कहा? तो ये कथन जॉन ड्यूवी ने कहा है, ये रखना है आपको याद। ये कथन किसका? ये जॉन ड्यूवी का कथन है। उसके बाद अगला सवाल आपका, ये कथन किसका है? जो कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। बालक के अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं उन्हें बाहर प्रकट करने का एक माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से जो बालक है वो अपनी जन्मजात शक्तियों को आसानी से प्रकट कर सकता है, यानी कि नई नई खोजें कर सकता है। किस तरह के यहाँ पर उसके अंदर शक्तियाँ हैं कह लीजिए, या फिर किस तरह के उसके अंदर अदर सारी चीज़ें हैं वो सारी शिक्षा के माध्यम से बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है वो किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ प्रकट होती हैं। ये कथन किसका? ये कथन फ्रोवेल का है। किसका? फ्रोवेल का है। किसका? फ्रोवेल का कथन है, ये आपको रखना है याद। अगला सवाल है आपका, ये कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन और बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। जो आंतरिक जीवन होता है और हमारा जो बाहर का संसार होता है उसके बीच तालमेल बैठाने यानी कि समन्वय स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका? ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है, ये आपको रखना है याद। ठीक है, अगले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और बहुत जल्द ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये कथन है एक लिखा हुआ, और शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो ये कथन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है वो किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है वो आपका ये अरस्तु का है। किसका? अरस्तु का ये कथन है, ये आपको याद रखना है। किसका? अरस्तु का ये कथन है। और इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 49 नंबर का, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? यानी कि लीडर का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, तो नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जाता है एक छात्र के अंदर? ये आपको याद रखना है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कराकर छात्रों के अंदर नेतृत्व का जो विकास है, नेतृत्व के गुणों का जो विकास है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला सवाल यही एक कथन है लिखा हुआ, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यानी कि व्यक्ति का उन्नयन करना है। ठीक है, जीवन की भांति जिस तरह से जीवन व्यक्ति का उन्नयन करता है उसी तरह शिक्षा भी
शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का, ठीक है, किसका, व्यक्तित्व का, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर व्यक्तित्व का उन्नयन है। ये कथन किसका, ये कथन रॉस का है, रखना है आपको याद, किसका, रॉस का कथन है। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन करना है, ये कथन रॉस का है, ठीक है, किसका, रॉस का कथन है ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, एजुकेशन वैल्यूज, ये एक पुस्तक है, एजुकेशन वैल्यूज। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्रोफेसर वांगले हैं। कौन, प्रोफेसर वांगले, ये रखना आपको याद, एजुकेशन वैल्यूज, एजुकेशन वैल्यूज, इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर वांगले हैं, ठीक। अगला सवाल आपका, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है। सामाजिक कुशलता का जो विकास है शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है, ये आपको बताना है। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य है, ये किसने माना है, तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन ड्यूवी ने माना है। सामाजिक कुशलता का जो विकास है वो शिक्षा का उद्देश्य है, ये किसने माना है, ये जॉन ड्यूवी ने माना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला कथन यहाँ पर यह दिया हुआ है, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। किससे, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, ये किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये आपका रस्क का है, किसका, रस्क का कथन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, ये आपका रस्क का कथन है। और बहुत जल्दी आपकी क्लास समाप्त होने वाली है, ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। व्यक्तित्व का जो विकास है और इसका जो विकास है वो सामाजिक वातावरण में ही होता है, यानी कि समाज में ही होता है। ये कथन किसका, ये कथन नन का है, किसका, ये कथन नन का है, ठीक है। अगला सवाल आपका, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, ठीक है। व्यक्तित्व की जो व्याख्या है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, इसकी जो व्याख्या है वो सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। ये कथन किसका, ये कथन जेएम वॉल्डविन का, किसका, जेएम वॉल्डविन का है, ठीक है। अभी यहाँ पर कथन वाले क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होती हो, लेकिन यही सारी चीजें आप दोबारा से रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं पर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी घबराने की, ठीक है। अगर अभी आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा से जब आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। जितने भी भाई बहन है, ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो, सभी को याद हो जाता है और निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा एक अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है, ये अतः ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ये उद्देश्य विहीन है, यानी कि शिक्षा कोई उद्देश्य विहीन नहीं है। शिक्षा एक अर्थपूर्ण है और एक नैतिक प्रक्रिया है, अतः ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि ये एक उद्देश्य विहीन है। ये कथन किसका है, ये कथन रिबलिन का है, किसका, रिबलिन का, ये कथन रिबलिन का है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, जो समाज है वो व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ये किसका कथन है, ये किसने कहा, ये हेगले ने कहा, किसने कहा है, ये हेगले ने कहा। जो समाज है, जो हमारा समाज है वो किसी व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यानी कि ऊंचा है, ये कथन किसका है, हेगले का, ये आपको याद रखना है। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप था वो कैसा था। शिक्षा का स्वरूप था वो कैसा था, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था, कैसा, वैयक्तिक था, ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी भी है। मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व जरूर देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि एक दूसरे के साथ समाज में ही रहता है। तो ये कथन किसका है, ये कथन महात्मा गांधी जी का, किसका, महात्मा गांधी जी का ये कथन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इस क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। अंतिम सवाल आप यहाँ पर देखते हुए जाइए, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक कौन है। टीपी नन जी हैं, ये शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक हैं वो कौन है, वो है टीपी नन। इन्होंने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन किया है, तो ये किसने किया है, ये है टीपी नन जी, इन्होंने शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे भी टाइप कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।